नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, झारखंड में जंगल प्रबंधन। ठीक है, हम लोगों ने कल ख़त्म कर लिया था झारखंड में आपदा प्रबंधन। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट वाइज को पढ़ा हुआ है, तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोगों ने शासन व्यवस्था भी पढ़ लिया है, झारखंड में आपदा प्रबंधन को भी पढ़ लिया है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है झारखंड में जंगल प्रबंधन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो या फिर जेपीएससी हो या फिर दरोगा हो। ठीक है, तो हम लोग वन रिपोर्ट 2021 को सम्मिलित करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे और अपने नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूँ आपको, और मैं अपने नोट्स में उतना ही लिखता हूँ जितना ज़रूरत है। ठीक, तो हम बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास समय कम है और आप भी चाहते हैं ऑफिसर बनना, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हैं, तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स में मैं सभी टॉपिक को कवर किया हूँ और बहुत आसान शब्दों में कवर किया हूँ। ठीक है, आप कम समय में आराम से जेपीएससी पीटी की तैयारी कर सकते हैं हमारे नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा झारखंड में जंगल प्रबंधन। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा आज थोड़ा गला ख़राब है, तो साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है ना, थोड़ा मौसम अप डाउन हो रहा है जिसके कारण सर्दी जुकाम हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं, मालूम है हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं जीव जंतु संरक्षण। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, आसान शब्दों में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे वन रिपोर्ट 2021 से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो जंगल प्रबंधन के जो क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 और 2019 को हम कंपेयर करते चलेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और कहाँ कमी हुई है। ठीक है, और हमें आगे समझने में भी आसानी होगी। ठीक, चलिए, तो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक दृष्टि से झारखंड एक संपन्न राज्य है। जी हाँ, संपन्न तो राज्य है, तभी तो हमें झारखंड को झारों का प्रदेश कहा जाता है, इसलिए तो झारखंड नाम पड़ा है। तो ये तो भारत एकदम फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में भारत में कुल वनों का 3.32 प्राप्त होता है, मतलब 3.32% प्राप्त होता है। जैसे कि पूरा भारत है, 100% में से जो 3.32% है जो जंगल हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि इतना तो जंगल पाए जाते हैं, मगर पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है हमारे पास, तो हमारे पास बस 2.42 हिस्सा है। समझ रहे हैं, पूरे भारत का 2.42 क्षेत्रफल है हमारे पास। ठीक है, भू क्षेत्रफल, जिसमें पूरे भारत का 3.32% जंगल हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि हमारे हमारे पास मतलब क्षेत्रफल की अपेक्षा वनों का जो प्रसार है वो ज़्यादा है। ठीक है, झारखंड के मतलब अगर देखा जाए, मतलब किस पे, तो अपने भारत के लेवल पे। ठीक है, चलिए, तो आप इतना समझ गए होंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए, तो हम क्या देखते हैं कि झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, वो कितना है, तो बताइए। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वो कितना है पूरे भारत का, तो 2.42%। ठीक है, ये तो आप आगे पढ़ लिए हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि जो इतना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में वन कितना है, तो वन कितना है, तो 23,721.41 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना मतलब इतना जो हमारे पास वो है क्षेत्रफल है, उस पे 23,721.41 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास वन है। ठीक है, अगर आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 29.76%। ठीक है, अगर आप इस क्षेत्रफल से और वनों के क्षेत्रफल को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2.76%। तो हमारे पास कितना क्षेत्र मतलब कितना वन है, तो 29.76। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ऊपर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना वन है, हमारे पास वनों का क्षेत्रफल 23,721, अगर परसेंटेज में देखें तो कितना है, तो 29.76। ठीक है, और ये 2019 में कितना था, आपको मालूम है, 2019 में था कितना था, ये 2019 में 29.66 था, और 2021 में कितना हो गया, तो 29.76 हो गया। तो कितना की बढ़ोतरी हुआ, तो 0.47%। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि 2019 की अपेक्षा 2021 में प्रतिशत की दृष्टि से कितना बढ़ोतरी हुआ वनों में, तो आप लिख सकते हैं 0.47
परसेंट, ठीक है। या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछ सकता है, क्योंकि जो 2019 में जो क्षेत्रफल था, कितना क्षेत्रफल वनों को कवर करता था, तो 23,611.41। अब अभी 2021 में कितना करता है, तो 23,721.41, मतलब कितना की बढ़ोतरी हुआ, तो 110 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारे हाल में ही वन रिपोर्ट आया है उसमें कितना किलोमीटर वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल की बढ़ोतरी कितने किलोमीटर तक हुई है, किलोमीटर स्क्वायर तक हुई है। तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं कि 110 किलोमीटर स्क्वायर तक हुई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना बहुत दोस्त। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि जो वन रिपोर्ट है वो हर एक 2 साल में प्रकाशित होता है। जैसे अभी 2021 में हुआ है ना, तो 2030 में फिर होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ से प्रकाशित होता है, तो देहरादून से प्रकाशित होता है, ठीक है। हाँ ठीक, वन रिपोर्ट। और ये कौन सा वन रिपोर्ट है, तो 17वां वन रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो वन है उससे हमारी जीडीपी में कितना प्रभाव पड़ता है, मतलब जीडीपी में क्या उसका अंश आता है, मतलब जीडीपी कितना पड़ता है उस वन से। तो जीडीपी में ये वन कितना प्रतिशत का की साझेदारी करता है, तो 1.5%, ठीक है, जीडीपी। इसको आप याद रखिएगा। और अगर आप मेंस लिखने लगे तो लिखने लगिएगा ना, तो यही सब डाटा काम करेंगे, ठीक है। यही सब डाटा को आप लेके मेंस लिख सकते हैं अच्छे से खासा। तो आप डाटा को हमेशा स्टोर करके रखेंगे माइंड में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जो 29.76% है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक अति सघन वन, मतलब बहुत घना वन है, ठीक है। और एक होता है मध्यम सघन वन, ठीक है, एकदम मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा दूर दूर पे है, मतलब ये उतना घना नहीं है ये। और एक होता है खुला वन। खुला वन मतलब दूर दूर पे, जैसे कि दूर दूर पे पेड़ पौधे हैं, बीच बीच में जैसे चारागाह वारागाह है, तो ये खुला वन हो गया। तो उन लोगों का कितना कितना प्रतिशत है, तो उसको भी याद रखिएगा। जो अति सघन वन है वो 3.26%, ठीक है। मतलब 3.26 में किस में से, तो 29 में से 3.2%, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। और जो मध्यम सघन वन है वो कितना है, तो 12.16%, ठीक है। और ये जो खुला वन है वो 14.34%। तो इसको आप याद रखिएगा। और साथ में आपको मैं किलोमीटर में भी दे दिया गया है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में भी, क्षेत्रफल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप क्षेत्रफल याद नहीं भी रखते हैं तो आपको परसेंटेज याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 3, 12, 14 रफली इस ऐसे याद कर लीजिएगा, आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको मेंस में लिखना होगा तो फिर आराम से आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुला वन पाया जाता है, ठीक है। खुला वन झारखंड में सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिशत ज़्यादा है, तो खुला वन की प्रतिशत ज़्यादा है। कितनी है, तो 14.34%। किस में से, तो 29.76% में से, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बता रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे इससे, 5 क्वेश्चन आते हैं ना जी, आएंगे, ठीक है। तो यही सब पॉइंट आपका काम करेगा, ठीक है। अगर आप याद रखेंगे ना डाटा, तो डाटा आपको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। पिछली बार भी तो यही था, लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, तो पश्चिमी सिंहभूम। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो लातेहार। तीसरे नंबर पर चतरा। क्योंकि आप क्या ना, सीरीज़ को याद रखिएगा। कभी सीरीज़ में मैं दे देगा और बोलेगा कि आप इसे सीरीज मतलब क्रम में बैठाएं, तो आपको सीरीज मतलब 3 का तो याद रखे रहिए आप, कि 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिला कौन से ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा वन है, तो पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, ठीक है, याद रखिएगा। याद हो गया। चलिए, अब देखते हैं ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कहाँ है। अभी सबसे ज़्यादा तो पढ़ लिया अपन ना, सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम कहाँ है, तो जामतारा में है, ठीक है। 2016 में भी यहाँ कम था, इस बार भी यहाँ कम है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कहाँ था, तो जो जामतारा में कितना है, तो 106.02, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप खाली चतरा याद रख, मतलब जामतारा याद रखिएगा, आराम से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप इसका भी 3 सीरीज याद कर लीजिए नीचे से, 3, तो वो हो जाएगा जामतारा, लोहरदगा, मतलब लोहरदगा बोल रहा हूँ, सॉरी, देवघर और धनबाद, ठीक है। क्या हो गया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका, तो पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। सबसे कम जामतारा, देवघर, धनबाद, ठीक है। तो अब याद हो गया, ठीक है। मगर आप अगर उतना नहीं याद कर पाते तो आपको इतना तो याद करना ही होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला मतलब वन कहाँ है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन कहाँ है, तो वो है जामतारा, ठीक है। आप उसको इतना याद करना है, ठीक है। चलिए, इतना नहीं याद कर पाइएगा तो चलिए, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें, मतलब प्रतिशत की दृष्टि से, मतलब ये मेरा राज्य है, यहाँ सबसे ज़्यादा वन है, तो प्रतिशत ज़्यादा हो गया ना वन का, ठीक है। मतलब घनत्व तो बोलते हैं उसको, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में ज़्यादा घनत्व उनका, ठीक है। तो हम देखेंगे कि घनत्व मतलब प्रतिशत की दृष्टि से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन है, तो वो हो गया लातेहार। कितना है, तो 56%, ठीक है। जो इसका इलाका है, पूरे इलाके, वो इलाके का आधा से अधिक भाग में जंगल है, ठीक है। आप समझ गए कि प्रतिशत की दृष्टि से कैसे कहते हैं। चलिए, तो क्या है कि लातेहार में कितना है, तो 56%, याद रखिएगा। उसके बाद चतरा में, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे कम कहाँ है परसेंटेज की दृष्टि से, तो उसमें भी कहाँ है, तो उसमें भी जामतारा है। क्या है ना कि अगर आप न्यूनतम वाले को याद कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज की दृष्टि में चारों तरफ न्यूनतम वाले ही हैं,
ठीक है। तो आप अगर एक बार याद कर लेते हैं तो आपका पूरा हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जामताड़ा, देवघर और धनबाद, और क्या बोलते हैं परसेंटेज की दृष्टि से भी जामताड़ा, देवघर, धनबाद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बस कंफ्यूजन यहाँ होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लातेहार। ठीक है, इतने याद हो गए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोस्त, बता रहा हूँ मैं, इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत। ठीक है, तो क्या कहता है आगे कि झारखंड में पाए जाने वाले वनों को वितरण की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्त। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसे हम सुरक्षित वन कहते हैं। दूसरा क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट जिसे हम आरक्षित वन कहते हैं। और तीसरा क्या है, अवर्गीकृत वन मतलब क्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों में डिफरेंस देखेंगे, साथ में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो देखेंगे, कितना परसेंटेज घेरता है वो देखेंगे, और कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है किन जिलों में वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान में डालिए। पहला क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब होता है सुरक्षित वन। यहाँ क्या होता है ना, शिकार करना, कृषि करना, पशुचारण करना, लकड़ी काटना, मतलब मानवीय गतिविधियों का पर प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, बशर्ते वहाँ पे पेड़ों को हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब आप जंगल को बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप शिकार को काट दीजिए, शिकार तो चारों तरफ प्रतिबंधित है, चाहे वो कोई भी फॉरेस्ट हो। ठीक है, तो बाकी जो कितने भी क्रियाकलाप हैं, मानव गतिविधियाँ, वो सब अलाउड है, बशर्ते आप पेड़ों को हानि ना पहुंचाएं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है किसका, फॉरेस्ट मतलब किसका, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, सुरक्षित वन का। कितना प्रतिशत है भाई, तो 74% है। पूरे 100% में से 74% जो क्षेत्र है वो पाए जाते हैं सुरक्षित वन। ठीक है, चलिए ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप फिर से देख लीजिए कि जो आरक्षित वन होते हैं उनको आरक्षित वन क्यों कहते हैं। तो आरक्षित वन में शिकार खेलने, कृषि करने, पशुचारण करने, लकड़ी काटने, मतलब मानव गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं, मानव उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई इंसान रिजर्व फॉरेस्ट में जा भी नहीं सकता। ठीक है, ये प्रतिबंधित रहता है, तो आप इसमें याद रखिएगा। अब बताता हूँ कि ये जो क्लासिफाइड वन होते हैं, ये दोनों से जो छूटे हुए वन रहते हैं, जो ऐसे वन जो आरक्षित वन और सुरक्षित वन में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उन्हें हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, जो वन बच गए हैं, ठीक है, उसको हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप इतना याद रखिए कि इसमें मानव गतिविधियाँ अलाउड रहता है, बशर्ते पेड़ों को हानि ना पहुँचाया जाए। और इसमें क्या होता है कि जो ये आरक्षित वन है, यहाँ पे पूरी गतिविधियाँ प्रतिबंधित है। ठीक है, और अगर इन दोनों की श्रेणी में अगर कोई वन नहीं आता है तो वो कहाँ आता है, तो अवर्गीकृत वन की श्रेणी में। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कौन कवर करके रखा है, मैंने अभी बताया था आपको। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन किसका है, तो सुरक्षित वन का है। ठीक है, कितना है भाई, तो 1892। ठीक है, आप इसको ये पॉइंट को यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ कर ले, 1892.2 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है 100 में से, अगर 100% अगर वन को देख लें तो उसमें से 74.13%। ठीक है, अगर 74.13% कौन कवर करता है, तो सुरक्षित वन। ठीक है, आप याद रखिए कौन कौन कवर करता है, सुरक्षित वन। और सबसे ज़्यादा सुरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं मेरे दोस्त, तो वो होते हैं हजारीबाग में। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सुरक्षित वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है ध्यान से तो आप आराम से टिक करके निकल सकते हैं, हजारीबाग जिले में सुरक्षित वन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है आरक्षित वन। आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, तो 4500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कि कितना है 4500 वर्ग किलोमीटर। और कितना प्रतिशत ये घेरते हैं 100 में से, तो सबसे तो ये कितने हैं, तो ये 23.74%। ठीक है, अगर प्रतिशत निकाल दूँ तो इसमें से कितना है भाई, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो कौन, सबसे ज़्यादा तो 74% तो सुरक्षित वन ले रहा है। ठीक है, और इसमें से भी कितना ले रहा है, इसमें से 23% तो आरक्षित वन ले रहा है। और जो बच रहा है जैसे 2.13 जो परसेंट बच रहा है वो अवर्गीकृत वनों में चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो 74% कितना सुरक्षित वन, 23% किसका, तो आरक्षित वन। और उसमें सब में से दोनों में से बच जाने के कारण 2.13 जो प्रतिशत है वो आ जाता है अवर्गीकृत वनों में। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य में, मतलब किस जिले में है, तो हजारीबाग में। ठीक है, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पोराहाट कोल्हान में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन कहाँ पाया जाता है, तो साहेबगंज में। तो आप इसे आप याद रखिएगा, बहुत फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ, तो हजारीबाग। ठीक है, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पोराहाट। और अवर्गीकरण वन सबसे ज़्यादा कहाँ, तो साहेबगंज। ठीक है, और साथ में आप परसेंटेज को याद रखिएगा, मैथ्स लिखने में काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने समझ लिया, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए ISFR मतलब
इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो वन क्षेत्र का जो विस्तार है झारखंड में, वो कितने नंबर पे आता है? तो 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, पूरे भारत में 11वें नंबर पे आता है। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, कितना स्थान पे आता है? तो 11वें स्थान पे आता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि जलवायु की दृष्टि से झारखंड के वनों को का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो कितने प्रकार से किया गया? तो 2 प्रकार से किया गया। ठीक है, पहला को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं हम? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस को बताऊंगा। ठीक है, तो जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उनमें 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उसमें 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, आप देखिएगा, थोड़ा डायग्राम देख के समझिएगा। ठीक है, थोड़ा हाँ देखिएगा, हाँ चलिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रंगीन इलाका है, ठीक है, जैसे मैंने इसको येलो से रंगीन कर लिया था। येलो में जो रंगीन इलाका है वो आर्द्र पर्णपाती वनों का है, और जो मतलब रंगीन नहीं है वो शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती में वर्षा ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं, 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वनों का विकास होने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो यहाँ पे के वन है ना, बहुत लंबे चौड़े, मतलब बहुत घने प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो शामिल जिले हैं वो है सिंहभूम, ठीक है, दक्षिणी रांची, संथाल परगना, ठीक है, और संथाल परगना पूरा संथाल परगना कुछ कुछ इलाके, ठीक है, जैसे दक्षिणी लातेहार हो जाता है, शाल हो, मतलब हाँ ये है ना, ये जो 5-6 जिले हैं ये सबसे ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक में, किसमें? तो आर्द्र पर्णपाती वनों में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो साल, जिसे हम वृक्षों का राजा कहते हैं शायद, ठीक है ना, और ये हमारे यहाँ राजकीय पेड़ भी है। ठीक है, तो साल पाए जाते हैं, शीशम पाए जाएंगे, जामुन पाए जाएंगे, पलाश पाए जाएंगे, शेमल पाए जाएंगे, बांस पाए जाते हैं और महुआ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वन, मतलब 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये सब जो प्रमुख वन है इनको बढ़ने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इन सभी इलाकों में। तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो सिंहभूम, दक्षिणी रांची, संथाल परगना और दक्षिणी लातेहार। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, और साल जो है, साल की जो ऊंचाई होती है वो सबसे अधिक होती है, और इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और साल के जो फूल होते हैं, नहीं, साल के जो फूल होते हैं उसको सरई फूल कहते हैं। ठीक है, साल के बारे में आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जब उत्पाद पढ़ाऊंगा आगे, देखिए आप बने रहिए। ठीक है, इसी एपिसोड में खत्म करूंगा मैं। ठीक है, तो वहाँ आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि आर्द्र पर्णपाती वन किस क्षेत्र में इलाके में है, आप यहाँ से समझ सकते हैं डायग्राम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है ना, वहाँ के वन अच्छे से मतलब विकास नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सा इलाका होता है? तो ये आप जानते हैं, अपना जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा तो सूखा उखा रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादा वन भी नहीं है ना, तो जहाँ जहाँ पे वर्षा नहीं होगी ना, तो वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से जिले समाहित हैं? तो गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम का देखिए छोटा छोटा जो इलाका है ना, ये सिंहभूम किनारे किनारे वाले इलाके। ठीक है, धनबाद हो जाता है, धनबाद का ये इलाका हो जाता है, हजारीबाग हो गया, संथाल परगना के जो छूटे हुए हैं इलाके हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका विस्तार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनका विस्तार सबसे ज़्यादा है भारत, ये झारखंड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा की कमी होती है, क्योंकि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण मतलब क्या हो, वर्षा टाइम पे नहीं हो रहा है, और जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है तो कहीं कम हो रहा है। मैं एक सर्वे के मुताबिक मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ एक औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं 140 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जैसे सबसे ज़्यादा इलाका में ये देखिए, जो पलामू वाला इलाका है, पलामू मंडल, उसमें वर्षा होती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इलाका यही प्रभावित होता है, इसलिए तो यहाँ पे सूखाग्रसित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक और फैक्ट है कि आजकल जो जलवायु परिवर्तन के कारण रांची में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है। ठीक है, तो रांची में जो वर्षा है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है। ठीक ना, जो पिछले सालों में बहुत सारे मतलब जितनी बरसात होती थी उससे ज़्यादा बरसातें रांची में हो रही। तो ये सब है जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम है, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये तो मेंस का विषय हो गया, वैसे छोटा शॉर्ट रूप में मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक ना, अगले अगर हम लोग पढ़ाएंगे पर्यावरण पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ आप हमसे जुड़े रहिए, और जो हमारा नोट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नोट्स से ही पढ़ाएंगे। और देख रहे हैं सब चीज़ों को मैं अच्छे से प्रदर्शित करके रखा हूँ। ठीक है, इतना अगर डाटा आपको याद है तो आप मेंस में आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या है इसमें जो है ना, इस पर सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? वैसे वन जो ज़्यादा कम पानी खपत करें। ठीक है, जैसे नीम हो जाएंगे, खेर हो जाएंगे, पीपल हो जाएंगे, पलाश हो जाएंगे, कटहल हो जाएंगे, गुल्लर हो जाएंगे। तो ये जो पेड़ है ना वो इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पेड़ ज़्यादा उपज में आते हैं। ठीक है, ज़्यादा उनका विकास होता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, इसे आप समझ गए और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। चलिए आगे क्या है? वन संपदा। ठीक है,
वन संपदा कितने टाइप के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, वनों के उत्पाद को सम्मिलित किया जाता है। तो ये उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं मुख्य उत्पाद। चलिए मैं जूम करता हूँ, ठीक है, जूम करूँगा तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो वन संपदा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक मुख्य वन उत्पाद हो जाता है और दूसरा हो जाता है गौण उत्पाद। तो मुख्य वन उत्पाद हो जाता है, उसमें लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। लकड़ियाँ जो होती हैं वृक्ष की, उसे हम मुख्य वन उत्पाद के रूप में लेते हैं। जैसे साल हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, सागवान हो गया, सेमल हो गया, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ के होते हैं ना, फर्नीचर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं और बहुत मजबूत रहते हैं। जैसे शीशम, सागवान के जो होते हैं ना, ये बहुत मजबूत होते हैं लकड़ियाँ, और इनका हम फर्नीचर बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला जो लकड़ियों के द्वारा जो बना हुआ उत्पाद हो गया, उसको मुख्य वन उत्पाद कहते हैं। और गौण उत्पाद वो होते हैं जैसे जिन उत्पादों से दूसरे उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ आंवला दिया, आंवले से अगर हम किसी चीज़ दूसरे चीज़ का निर्माण कर दिए, जैसे ये पेड़ है, पेड़ आंवला दिया, ठीक है। आंवला से अगर हम किसी दूसरे अचार का निर्माण कर दिए, ठीक है। आंवला से हम कुछ दूसरा दवाई बना लिए, ठीक है। तो कुछ भी बना लिए, तो ये एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद की जो बनाने की प्रक्रिया है, उससे जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसे गौण उत्पाद कहते हैं, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, चलिए मैं आराम से बताता हूँ कि जिन उत्पादों से दूसरे उत्पाद का निर्माण होता है उसे गौण उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ से ला हो रहा है, ला से चूड़ियाँ उड़ियाँ बनती हैं, केंदू पत्ता से आप समझते ही हैं, ठीक है। और तसर से कपड़े बन जाते हैं, बाँस से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है। और इमली हो गया, इमली का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, चटपटा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। उसी वन औषधियाँ हैं तो उसका प्रयोग दवाई बनाने में हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि गौण उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि मुख्य वन उत्पाद में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे और गौण उत्पाद में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे और कितने मात्रा में रहती हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले मुख्य वन उत्पाद देखते हैं। मुख्य वन उत्पाद में हम देखेंगे साल, ठीक है। साल का पेड़ होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, पर्णपाती वनों का राजा होता है और इसे हम राजकीय वृक्ष का भी, ठीक है, वो सौभाग्य प्राप्त है हमारे राज्य में, ठीक है। तो क्या है, साल क्या है, हमारा राजकीय वृक्ष है, ठीक है। साल की पूजा होती है आदिवासियों के द्वारा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, साल से इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं जो कहाँ काम आते हैं, तो मकान बनाने में, फर्श बनाने में, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, रेल की पटरियाँ बनाने में, ये सब कहाँ उपयोग किया जाते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। और इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं दूसरे दूसरे अगर इलाकों में देखेंगे आप, तब इनको अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कि कहीं सखुआ कहते हैं इसको, कहीं सराई कहते हैं, ठीक है। और इनका जो तेल निकलता है ना, जैसे इनके उत्पाद से, मतलब इनके छोटे छोटे फल होते हैं ना, उस फल से तेल निकलता है, उसे हम कुजरी का तेल कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतने ही है इंपॉर्टेंट साल वृक्ष से, आप इसको याद कर लेंगे तो साल वृक्ष से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि घूस घूस के कि ऐसे पेड़ होते हैं, यहाँ पूजा होता है, वहाँ ये होता है, क्या ना कि आप उतना ही पढ़िए ना जितना ज़रूरत है दोस्त, ठीक है। पढ़ना बहुत है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, पीटी निकालना है, ठीक है। और मेंस में हम इतना से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इतना से आज इतना इसे लिखेंगे, फिर शीशम को लिखेंगे, महुआ को लिखेंगे, समझ रहे ना, सबको लिखना होता है छोटा छोटा। तो सबके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए और उसी को आप डिस्क्राइब करके आराम से लिखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है। तो आप अगर याद रखेंगे पॉइंट तो आपका मेंस में भी काम कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, सेकंड जो पेड़ है वो शीशम है। शीशम के बारे में आप तो जानते ही हैं, शीशम से फर्नीचर बनता है। आप लोग भी अपने घर में जो सोफा वोफा होगा, जैसे पलंग वलंग होगा, दीवान उवान होगा, वो ज़्यादातर शीशम का बनाना प्रीफर करते होंगे, क्योंकि क्या है ना, इन लोग गाँव में कहाँ होता है ना, शीशम का जो 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 वो होता है, मतलब लकड़ी होता है, वो मजबूत होता है। मैं आपको बता दूँ, शीशम का लकड़ी मजबूत होता है, ठीक है। शीशम का लकड़ी सागवान से भी मजबूत होता है, मगर क्या होता है ना दोस्त, सागवान का लकड़ी टिकाऊ होता है, मगर शीशम का लकड़ी सागवान की अपेक्षा ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। चलिए, तो ये संपूर्ण झारखंड में मिलता है, शीशम संपूर्ण झारखंड में मिलता है, और ये इनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी मांग ज़्यादा है, ठीक है, बहुत महंगे दाम में बिकते हैं, ठीक है। अब महुआ वृक्ष देख लीजिए। महुआ सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। महुआ के देखिए, महुआ के जो फूल होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, दारू भी बना सकते हैं, मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं ना महुआ के फूल से। शराब का भी निर्माण होता है, दवाई का भी निर्माण होता है। अगर फिर उसमें बीज लग जाता है, डोरी होता है, तो डोरी का तेल भी होता है, आप सुने होंगे, ठीक है। तो इसके अब फिर इसका क्या होता है, इसकी लकड़ी से भी फर्नीचर उर्नीचर बनाए जाते हैं। तो महुआ सभी चीज़ के लिए उपयोगी है, ठीक है, ठीक। तो आपको बता दूं ना, महुआ जैसे कि एसपीटी एक्ट में कहा गया है कि महुआ को काटने से पहले आप महुआ को लगा सकते हैं, महुआ को काटने से पहले आपको एसडीओ को परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि महुआ बहुत बहुत मतलब जो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा साधन है ये, ठीक है, उनकी आजीविका को पूरा करता है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है महुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो पेड़ है उसको हरहर बड़ेरा कहते हैं, ठीक है। ये दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
और तीसरा क्या भाई, सेमल। सेमल का पेड़ देखें, सेमल के पेड़ होता है, सेमल के पेड़ से रुआ भी निकलता है जिससे तकियों के बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो पटरा वटरा बनता है ना, जैसे कि हमारे घरों में जैसे कि नया नया घर बन रहा है तो जो सेटरिंग होता है ना वो सेमल की लकड़ियों के द्वारा ही होता है, ठीक है, क्योंकि हल्का होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो मुलायम वो सफ़ेद होती हैं, ठीक है। और इनका उपयोग पैकिंग करने में, जैसे सेव का जो हो गया ना, सेव वो लाते हैं कहीं से पैकिंग वैकिंग करने में तो उसमें प्रयोग किया जाता है, खिलौना बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सेमल के रुई का व्यापक प्रयोग होता है, ठीक है। रुई से कपड़े भी बनाए जाते हैं या फिर तकियों के में भी आप, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो सेमल का बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पेड़ है, ठीक है। जामुन, जामुन का मालूम, जामुन एक सस्ती और सुलभ है। अब बताओ, जामुन का एक ठो क्या है ना एडवांटेज है, क्या होता है ना, इसको आप पानी में अगर रख देंगे ना, पानी में हज़ारों वर्ष रख देंगे तो ये सड़ेगा नहीं, ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, एक ही खासियत है इसकी, तो इससे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने मुख्य उत्पाद को पढ़ लिया, अब क्या हम लोग गौण उत्पाद पढ़ेंगे, गौण उत्पाद में क्या क्या आता है, ठीक है। अब जानते हैं गौण उत्पाद में सबसे पहले आता है लाह, ठीक है। लाह के बारे में आप सब कुछ जाने होंगे, क्योंकि क्योंकि पूरे भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है कि पूरे लाह का 50% उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है, हमें इसको प्रोत्साहन करना चाहिए और झारखंड सरकार इसको प्रोत्साहित कर भी रही है, बहुत सारे योजनाएं भी आ रही हैं लाह उत्पादन के क्षेत्र में। अब मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो भारत है वो लाह का सबसे बड़ा निर्यातक है और उत्पादक है, ठीक है। तो ये भी हमारे गर्व की बात है, ठीक। चलिए, और ये कहाँ से पाए जाते हैं, तो ये लेसिखर लक्का या फिर लाह कीड़ा के उत्पादन से, ठीक है। तो अब इसको याद रखिएगा। और कौन से पेड़ में ये होते हैं लाह, तो ये जैसे कि ज़्यादातर पेड़ होते हैं पलाश के पेड़, बेर के पेड़, कुसुम के पेड़ होते हैं, ठीक है। उसी के पेड़ में लेसिखर लक्का या फिर लाह कीड़ा होते हैं, उन्हीं के द्वारा लाह का उत्पादन होता है, ठीक है। और निर्यात की दृष्टि से देखूँ तो तोरी में जितना निर्यात होता है ना वो कहीं नहीं होता है। तोरी में जितना भी मतलब उत्पादन होता है लाह का, उसमें से 90% का निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाएगा कि निर्यात की दृष्टि से झारखंड का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा अग्रणीय है, तो वो है कौन, तोरी। तोरी कहाँ, लातेहार में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बोलेगा कि उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से खूंटी है, ठीक है। अब आप कन्फ्यूजन होगा कि निर्यात क्या होता है भाई और उत्पादन क्या होता है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा कि वो कैसे ज़्यादा है ये कैसे ज़्यादा है। तो मैं बता दूँ आपको, जैसे ये हमारा टोरी इलाका है और ये हमारा खूंटी इलाका है, ठीक है। इसमें क्या होना, इसमें 50 kg हुआ, ठीक है, लाह का उत्पादन। इसमें क्या हुआ, इसमें 100 kg लाह का उत्पादन हुआ। तो उत्पादन की दृष्टि से कौन है, तो खूंटी आगे है, ठीक है, ठीक है, मान रहे हैं ये इसमें 100% है, खूंटी आगे हो गया। और ये आपका जो ये हो गया टोरी हो गया वो कम में हो गया, ठीक। अब जैसे कि निर्यात करने का हुआ, निर्यात में करने का क्या हुआ, तो ये किया अपना, ये अपना 45% हो गया ना, जैसे 45 किलो निर्यात कर दिया। अब ये कितने निर्यात कर पाए, ये निर्यात कर पाए कितना अपना, ये निर्यात कर पा रहे हैं मतलब कि 70 किलो निर्यात कर पा रहे हैं। तो परसेंटेज की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तो टोरी ऊपर हो गया, ठीक है। परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो 50 में से वो 45 को निर्यात कर दिया और क्या हो गया, उत्पादन में कम हो गया टोरी, ठीक है। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप मैथ जानते हो तो आराम से कर पाते हो, ठीक है। चलिए, तो क्या है, निर्यात की दृष्टि से सबसे आगे कौन, तोरी, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे कौन, तो खूंटी, ठीक है। अब इसी के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन होता है, इसीलिए लाह अनुसंधान केंद्र 1925 में नामकुम में खोला गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे देते हैं, ठीक है, बनते हैं इससे क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि लाह अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया, ठीक है, और कहाँ स्थापित कर दिया गया। तो ये दोनों का आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लाह के प्रकार भी होते हैं, लाह चार प्रकार से पाए जाते हैं। एक ठो बैसाखी लाह कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, जेठ लाख, कतकी लाख, अघनी लाख, ठीक है। मौसम के हिसाब से ये लोग अपने बांट दिए हैं, ठीक है, मौसम नहीं क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी महीना के नाम पे बांट दिए। और उसमें भी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो बैसाखी लाख का होता है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखिएगा, बैसाखी लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक। दूसरा देखिए, तेंदुपत्ता का क्या है ना, राजस्व में बहुत बड़ा महत्व है और बीड़ी निर्माण में होता है, बीड़ी फूकने वाले आराम से इसको फूकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ यहाँ का जो क्षेत्र है ना, ये ज़्यादातर नशा वशा करने के लिए बीड़ी उड़ी जो हमारे बूढ़े देखते हैं कहीं कहीं, मगर गाँव में जाते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, पूरा बीड़ी फूकते रहते हैं, तो ये सब तेंदुपत्ता से बनते हैं, ठीक है, जो इनका राजस्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, बीड़ी निर्माण में। चलिए आगे देखते हैं। वैसे प्रतिबंधित तो होना चाहिए और क्या कर सकते हैं, हमारा राजस्व भी तो बनना चाहिए, है कि नहीं देख रहे, जैसे दिल्ली में इतना शराब का बिक्री बढ़ा दिया गया है कि वहाँ का जो राजस्व है उसका 11% कहाँ से आता है, पूरे राजस्व का 11% शराब से आता है, ठीक है। और वहाँ पे सरकारी नहीं होते, सारे जो शराब खाने हैं वो सबको प्राइवेट है, सब प्राइवेट, सरकारी शराब खाने होते ही नहीं, सब प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट में जितना लेना है लो, बाकी टैक्स
पेमेंट करो, ठीक है। इस टाइप का हो गया है। तो एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं दिल्ली वाले, और एक तरफ शराब की बिक्री को बढ़ाते हैं, जबकि दोनों उल्टा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दोनों ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है, शराब भी ज़रूरी है, शराब भी ज़रूरी है, शराब पिएगी तभी तो अर्थव्यवस्था चलेगी उनकी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं। तसर 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 क्या है? तसर रेशम। तसर रेशम में भी भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। और पूरे भारत का 7% तसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है, मतलब झारखंड में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पूरे भारत का 7% तसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाह और तसर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे ही, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और किस पेड़ से होते हैं? तो साल हो गया, अर्जुन के पेड़ हो गया, सहतूत के पेड़, ठीक है। और जो 60% में से जो 40% है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा? तो सिंहभूम के क्षेत्र से 40%, और जो 20% बच गया वो संथाल परगना से के क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। तो आप उत्पादन में भी देख लीजिएगा कि कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के कारण तसर रेशम अनुसंधान नगरी रांची में है, ठीक है। मतलब तसर रेशम अनुसंधान की स्थापना की गई है कहाँ? तो नगरी रांची में। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देख लेना है। नेक्स्ट क्या है भाई? आम, ठीक है। आम फलों का राजा है कि नहीं? तो आम को हम अमृत फल कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, झारखंड में इसको अमृत फल के रूप के श्रेणी में रखा जाता है, रूप में जाना जाता है, ठीक है। फलों का राजा आम, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा मुख्य वन उत्पाद और गौण उत्पाद, दोनों को देख लिया। अब मैं आशा करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देखिए, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, नोट है कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ा देता हूँ। और ये जो झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण है, इसको मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कुछ हम लोग नीतियाँ भी देख लेंगे कि कौन कौन सी नीतियाँ लाए हैं सरकार, ठीक है, वनों को बचाने के लिए और वन संरक्षण के लिए, ठीक है। वो देख लेंगे, वो हम पार्ट 2 कल देख लेंगे। तो थोड़ा नोट देख लीजिए, नोट क्या है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है उसमें। क्या कह रहा है कि 1882 और 85 में झारखंड के वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास जेफ हैबिट द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि झारखंड में वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो जेफ हैबिट द्वारा, ठीक है। और आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए उस क्षेत्र के भूभाग का 33% भाग्य वनों का होना चाहिए, ठीक है। ये कहा गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भाग वनों के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ वन की स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ 1985-86 में 82% वन थे। मतलब पूरे जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, जैसे हमारे झारखंड का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में आधे से थोड़ा सा कम, ठीक है, आधे से थोड़ा सा कम हमारे यहाँ वन था। लेकिन आज क्या हो गया? वो वन घट के कितना गया? तो 29.76%, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम वनों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे 82 था, मतलब 42 था, और कहाँ पे 29.76% हो गया, ठीक है। तो हमें वनों को बढ़ाना चाहिए, तभी तो पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे रोकना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यही है, ठीक। तो हम मिलते हैं, देखते हैं कल, ठीक ना। चलिए फाइनल है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हमारा झारखंड में जंगल प्रबंधन खत्म हो गया है, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे झारखंड में जीव जंतु संरक्षण, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू लगा लेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितने अच्छे तरीकों से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप भी हमारा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा है, आपने हमने कितने आसान शब्दों में अपने नोट्स में लिखा हुआ है, और उतना ही लिखा हो जितना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी मेरा नोट्स ले सकते हैं मेरे नंबर पर कॉल करके, ठीक है। और अब तक हम 80+ नोट्स बेच चुके हैं, ठीक है। और अगले आप भी हो सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं कल झारखंड में जीव जंतु संरक्षण के साथ, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक, धन्यवाद।